आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सिंधु नदी की तंत्र का जो उद्गम है ना, वो बोखरजू ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है ना? कहाँ से हुआ है? बोखरजू ग्लेशियर से। और ये ऐसे कुछ ट्रैवल करती है। ठीक है ना? इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। और जब भारत में एंट्री करती है तो दमचौक नामक स्थान से करती है। ठीक है ना? और ये जब दमचौक नामक स्थान से करती है, जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो हम जानते हैं लेह। और जो लेह है वो इस नदी के दाएं तट पे स्थित है। मतलब किस नदी के? सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट पे स्थित है। और जब ये इस तरीके से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आके आके मिठानकोट में मिल जाती है, इसके पांचों ट्रिब्यूटरी से। ठीक है ना? तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि ये एंट्री पॉइंट क्या है? दमचौक। एग्जिट पॉइंट क्या है? चिल्लास। तो हम ये देख रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र एक इंटरनेशनल रिवर हो गई, क्योंकि कुछ भारत में ट्रैवल कर रही है और कुछ भारत के बाहर भी है। तो जो टोटल लंबाई है इसकी, वो कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1114 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रखिएगा, 1114 किलोमीटर है। ठीक है ना? इसकी जो साइड ट्रिब्यूटरीज है हमको देखिए, ये आपकी हो गई ये आपकी हो गई शेषनाग झील हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी हो गई? चिनाब हो गई है। चिनाब के बाद रावी। रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलुज। सतलुज का जो एंट्री पॉइंट है सॉरी, सतलुज का जो उद्गम स्रोत है, ठीक है, वो कहाँ है? राकसताल से है। और राकसताल से ये क्या करती है? उत्तर हिमाचल प्रदेश के शिप्कला जो दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का शिप्कला दर्रा है, वहाँ से ये घुस जाती है। ठीक है ना? तो ये आपको दोनों चीज़ याद रखनी है कि कहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है और कहाँ से इसका उद्गम स्रोत है। राकसताल से है, जबकि सिंधु का कहाँ से है? बोखरजू ग्लेशियर से। ठीक है ना? अन्य ट्रिब्यूटरी का भी आपको याद रखना है। क्या? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये सभी नदियाँ इंटरनेशनल रिवर एक तरीके से हैं, क्योंकि ये बाहर भी जा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यास एक ऐसी नदी है जो सतलुज में आके मिल जाती है। ठीक है ना? पंचरत्न नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज में व्यास एक ऐसी नदी है जो जाकर सतलुज से मिल जाती है। और जहाँ सतलुज से मिलती है वहाँ पे हरीके डैम का निर्माण करती है, हरीके बैराज का। और इसी हरीके बैराज के किनारे सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है ना? इतना डेटा पर्याप्त है। अब आप एक चीज़ इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं फटाक से। ठीक है ना? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? सिंधु नदी सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? कैलाश श्रृंखला से है। अब ऐसा क्यों बोला? मैंने तो आपको बोखरचू ग्लेशियर बताया था। देखिए, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है इसी श्रेणी में स्थित एक बोकरचू ग्लेशियर। भाई, ये आपकी श्रेणी हो गई पूरी। और इसी में तो एक हिम होगा ना, जहाँ से नदी निकल रही होगी। तो ये क्या है? ये आपका बोखरचू ग्लेशियर है। ठीक है ना? हिमा भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। हिमालय की नदी में सबसे वेस्टर्न नदी है ये। क्योंकि ये वेस्टर्न की तरफ जा रही है, तो ये वेस्टर्न सबसे पश्चिमी नदी हो गई। इसकी सहायक नदियां जो हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। मैंने क्या बताया था? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है? जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल तक गिलगिट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो नदियां हैं इधर से आके मिल रही हैं। कौन कौन सी? आपकी जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, ये सभी क्या हो गई? ये ट्रिब्यूटर ऐसे बह रही है, तो इसका मतलब क्या है? जो बाएं से आगे मिलने वाली हैं ये आपकी राइट ट्रिब्यूटरीज हो गई। कौन कौन सी? जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगिट। जबकि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज क्या हो गई? ये आपकी बाएं से मिल रही हैं आके नदियां। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ था? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा रह गया था पीछे। हमने को दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत में सिंधु व उसकी सारी नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये है सिंधु, ये है झेलम, ये है चिनाब। ठीक है? फिर आए रावी, व्यास और सतलुज। तो ये जो ऊपर का 3 पार्ट है इस पे 20% अधिकार है भारत का। जबकि नीचे पर क्या है? 20% अधिकार है पाकिस्तान का। ठीक है ना? तो आप ऐसे याद रखिएगा, ऊपर से 20% अधिकार किसका है? इंडिया का। जबकि नीचे से 20% अधिकार किसका है? पाकिस्तान का। ठीक है ना? इंडिया आ पाक। ठीक है ना? ये पूछा भी जा चुका है कई बार। अगला देखते हैं क्या कह रहा है? निम्न में से किसका उद्गम भारत में हुआ है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में सॉरी नहीं हुआ है।
तो देखिए सतलुज जो है मैंने आपको बताया ना राकस ताल से निकलती है, कहाँ से, और शिपकिला दर्रे से एंट्री पॉइंट है उसका। और शुक्ला दर्रा कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। राक देखिए लिखा हुआ है कि तिब्बत का जो पठार की राकसताल झील से निकलती है, जहाँ से लॉन्गचंग खम्बाम के नाम से इसे जाना जाता है। ये भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रभावित होती है। याद रखिएगा सतलुज और बोखर जो ग्लेशियर से कौन सी निकल रही है, सिंधु। ये दोनों पैरेलल मूवमेंट है इनका। कैसा है, पैरेलल मूवमेंट है इनका। तथा शिप्किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जबकि व्यास चिनाब रावी नदी का उद्गम भारत में ही है, ठीक है ना। मैंने आपको आपका चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। ध्यान दीजिएगा, जब शिप्किला दर्रे से, क्या हो गया पेन को, शिप्किला दर्रे से ये जो एंट्री करती है ना, तो आपका महान हिमालय, मध्य हिमालय और पीर पंजाल, इन तीनों श्रेणियों को ये ऐसे कट करते हुए निकल जाती है। कौन सी नदी, कौन सी नदी निकल जाती है, शिप्किला, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मध्य बिस्ट दोआब फैला हुआ है। अब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आपको ये दोआब पहले क्या होता है। दोआब समझ लीजिए क्या होता है, जब दो नदियाँ कहीं मिलती हैं ना आके, तो अपने साथ जो मिट्टी लाती है ना, तो उससे क्या होता है, दोआब का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बिस्ट दोआब की बात कर रहा है ये, तो बिस्ट दोआब जो है आपका, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ब्यास तो होगा। कैसे, मैंने बताया आपको ब्यास होगा। देखिए ये हो गया बी, बी से स्टार्ट है इसकी, और आधा सा मिल रहा है इसमें, तो क्या हो गया, सतलुज। देखिए सारा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पे क्या चक्कर है। देखिए सिंधु हमने पढ़ा, फिर झेलम पढ़ी, उसके नीचे चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलुज। तो सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज में सिंधु और जो झेलम के बीच में बनता है दोआब, उसे कहते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। अच्छा पढ़े होगे तो ध्यान नहीं जाएगा, मैं पर देते देते दिमाग में क्लिक किया। देखिए अगला दोआब जो है वो है चाज दोआब। कैसे याद रखना है, चाज दोआब। देखिए ये सी है, यानी कि आपकी कौन सी नदी होगी, चिनाब, और ये जा है, जा से क्या हो गया, झेलम। एक तरीके से झा है, लेकिन आप इसको जे भी कर सकते हो इंग्लिश में अगर बोलोगे। तो ये क्या हो गया, चाज दोआब। ऐसे इसके जो नाम की रचना हो रही है ऐसे हो रही है। अब ये देखिए चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रचना, ठीक है ना। ऐसे व्यास और रवि के बीच में कौन सी होगी, वारी दोआब। बस सतलुज में क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग है नाम की, ठीक है, वो क्या है, बिस्ट दोआब, ठीक है। तो आई थिंक नाम सारे क्लियर हो गए। ये आप ऐसे याद नहीं कर सकते थे किसी भी हालत में अगर आप ध्यान नहीं देते तो। कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है, वो है आपकी झेलम, ठीक है ना। झेलम नदी जो है उसको ओल्ड टाइम में वेतास्ता नदी कहते थे। इसको दिमाग में रखिए, ये जो हिस्ट्री का पार्ट है। और उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। ये पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में से बेरीनाग यागी शेषनाग झरने से निकलकर भारत पाक सीमा के लगभग समांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। क्या है, किशन गंगा है। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है। देखिए झेलम जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरेगी, जबकि हमें पता भी, हमने पढ़ा कि कश्मीर से गुजरती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की, ठीक है। और किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की। और इस पे दो परियोजना चलती हैं झेलम पे। झेलम पे कौन सी चलती है, उरी और तुलबुल परियोजना, ठीक है, उरी और तुलबुल परियोजना इसी पे चलती हैं। और किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों की मध्य प्रभावित होती है। देखिए मैंने आपको वहाँ मैप में अगर आप पीछे देखेंगे, तो ये अगर लद्दाख श्रेणी है और ये आपकी जास्कर है, तो हमें पता था सबसे ऊपर कराकोरम होती है, कराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर। तो इसके बीच में ये नदी जा रही है भाई साहब। कौन सी नदी जा रही है, सिंधु नदी। ऊपर लद्दाख है, नीचे जास्कर है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि टोटल लंबाई 280 किलोमीटर है, जबकि इसकी भारत में लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर है। और ये बोकाचू ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। और चिनाब है, और चिनाब पे हमको कौन सी पता है, कौन सी परियोजना चलती है, सलाल। कौन सी, सलाल चलती है।
और सलाल के बाद कौन सी परियोजना चलती है? दुलस्ती चलती है, ध्यान रखिएगा, दुलस्ती। और दुलस्ती के बाद कौन सी चलती है? बगलीहार चलती है। कौन सी चलती है? बगलीहार। मैंने आपको 3 योजना बताई हैं, वो मिस आउट मत करिएगा, ये अक्सर पूछ लेते हैं डैम्स में कौन कौन सी परियोजना चल रही हैं। मैंने आपको झेलम की बताई है। चिनाब जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम चिनाब। और झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दुआ बनता है आपका? ये बनता है आपका चाज। कौन सा? चाज, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। चार्ज का दोआब बनता है ना। आगे देखिए, पॉइंट किसके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही है। देखिए ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र ये निकल जाती है, सॉरी, ब्रह्मपुत्र पूर्वी की तरफ निकल जाती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न का खेल है। ये ऐसे जा रही है और ये इस वाले से ऐसे जा रही है, तो लगभग जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो लगभग सेम ही है। ठीक है। ले कहाँ अवस्थित है मैंने आपको बताया था, तो ले अवस्थित है सिंधु के दाएं तट पर, ठीक है। आगे जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए सिंधु नदी पर्याप्त है।